तो बच्चों चलो आज हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो बच्चों ने ही भेजा है मुझको, तो उसको देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व होगा। तो जो क्वेश्चन है हमारा वो ये क्वेश्चन है कि एन एक सेल हैज 10 पिकोग्राम ऑफ डीएनए इन इट्स न्यूक्लियस। देन वो पूछ रहा है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ डीएनए विल बी इन द एनिमल एट द एंड ऑफ G2 फेज ऑफ माइटोसिस। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि एक सेल है, ये हो गई एक सेल, ठीक है। तो एक सेल में कितना दिया है 10 पिकोग्राम, पीजी लिख लो, पिकोग्राम होगा, ठीक है। तो ये एक सेल है जिसमें 10 पिकोग्राम है। देखिए अगर आपको दो तीन कंसेप्ट आपको पता होगा तभी इस तरह के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक सेल है वो हेप्लॉइड होती है कि डिप्लॉइड होती है। तो जो एक सेल है वो हेप्लॉइड है, क्योंकि एक हेप्लॉइड होता है, ठीक है। तो एक हेप्लॉइड है, तो इस 10 पिकोग्राम को हम लोग क्या मानेंगे, सी मानेंगे, ठीक है। सी का मतलब क्या होगा, कंटेंट। कंटेंट का मतलब क्या होगा, डीएनए कंटेंट, ठीक है कि नहीं। सी मानते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको हम सी मान लेते हैं क्योंकि ये हेप्लॉइड है। अगर ये डिप्लॉइड होता तो हम 2C मान लेते हैं इसको। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि एट द एंड ऑफ G2 फेज, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन द एट द एंड ऑफ G2 फेज ऑफ माइटोसिस, मतलब G2 फेज के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा डीएनए का, कितना अमाउंट होगा डीएनए का, ठीक है। G2 के बाद कितना अमाउंट होगा एनिमल में, एनिमल सेल। तो मैं आपको एक बता दूं कि एनिमल की जो हेप्लॉइड सेल होती है वो डिवाइड नहीं होती है, ठीक है। उसका केवल एक ही एक्सेप्शन है, वो है मेल हनी बी। ये कंसेप्ट आप याद रखिए कि जो डिवाइड नहीं होती है मेल में, मेल की जो हेप्लॉइड सेल होता है उसका एक ही एक्सेप्शन है, वो कौन है, मेल हनी बी है। प्लांट में हेप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों सेल डिवाइड करती हैं, जबकि एनिमल में ओनली डिप्लॉइड सेल डिवाइड करती हैं, हेप्लॉइड सेल डिवाइड नहीं करती। अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सेप्शन क्या है कि हेप्लॉइड सेल डिवाइड करती है, दैट इज कॉल्ड मेल हनी बी। अब इस पॉइंट पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो अब हम लोग ना इसको कन्वर्ट करते हैं, तो यहां हम लिखते हैं G1S G2 लिखते हैं, ठीक है कि नहीं। आपको जैसे पता है कि डीएनए कंटेंट की अगर हम लोग बात करें, डीएनए कंटेंट की अगर हम बात करते हैं तो जीवन में डीएनए वही होता है, क्या होता है 2C होता है, एस में क्या होता है 4C हो जाता है, और G2 में क्या होता है 4C होता है, अगर कंटेंट के बेसिस पे बात करें। वैसे भी जब ये एक सेल डिवाइड करना, जब एक सेल बनी होगी तो शुरुआत कहां से होगी, किसी डिप्लॉइड सेल से भी होगी, ठीक है। तो अगर एक सेल के पास C है, कंटेंट ऑफ डीएनए C है, तो इसका मतलब यहां पे जो C की वैल्यू हमारा कितना है 10 है, ठीक है। सी की वैल्यू हमारी कितनी है 10 पिकोग्राम, तो मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होगा 20। इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा 20 पिकोग्राम आएगा। देन यहाँ पे देखते हैं 4 मल्टीप्लाई कितना है 10, तो कितना हो गया 40 पिकोग्राम हो गया, ठीक। यहाँ पे G2 को भी देखते हैं तो 4 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया 40 पिकोग्राम हो गया। इसका मतलब है अगर एक सेल को कंपेयर करें, अगर एक सेल में तुम्हारे ये है, तो जब ये सेल शुरू हुई होगी, एक सेल बनेगी, हेप्लॉइड सेल बनी होगी, जब ये डिप्लॉइड सेल से शुरू हुई होगी, तो आपको पता है कि जीवन में कंटेंट 2C होता है और एस में क्या हो जाता है 2C से 4C होता है, ठीक है। और जो G2 होता है वो 4C का 4C रहता है। अगर इस कंसेप्ट को हम लोग फॉलो करें तो द अमाउंट ऑफ डीएनए इन G2 फेज या आफ्टर G2 फेज क्या होता है 4C होता है। और ये क्वेश्चन में भी आता है कई बार कि द कंटेंट ऑफ डीएनए रिमेन एट 4C लेवल, तो आप क्या कहोगे G2, रिमेन एट 4C लेवल G2 होगा। ध्यान दीजिएगा, रिमेन एट मतलब 4C का 4C रहे। यहां पे एस में क्या होता है 2C से 4C होता है, ठीक है। जबकि जीवन में कोई इफेक्ट नहीं होता और आप कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर डीएनए कंटेंट किसी में चेंज नहीं होता तो वो होता है G1, जो चेंज होना शुरू होता है वो S एंड G2 में। तो जो मेनली जो डीएनए कंटेंट जो डबल होता है वो किस फेज में होता है, S फेज में होता है। तो अगर ये हमारा एक सेल N, C का कंटेंट अगर 10 दिया है तो इसका मतलब यहाँ 2C को फॉलो करेंगे तो 20 पिकोग्राम होगा, और यहाँ पे अगर 2C से 4C होगा तो बाद में ये 40 पिकोग्राम, और G2 में जब 4C का कंसेप्ट लगाएंगे तो कितना आएगा 40 पिकोग्राम। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा 40 पिकोग्राम आएगा, जो हमारा आंसर आएगा, ठीक है। इसका मतलब G2 के बाद जो कंटेंट है वो कितना हो जाएगा 40 पिकोग्राम हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट को हमेशा याद रखिए। ये अगर जैसे आपको एक सेल कहे, आपको पोलेन कहे, आप तो जैसे पोलेन हो गया, एक सेल हो गया, स्पर्म्स हो गए, दे आर द हेप्लॉइड सेल। इसमें जो कंटेंट होता है वो हेप्लॉइड होता है।
उसी का जब हेप्लॉइड सीट बनी है, इसका मतलब कि मियोसिस में क्या होता है, 4 सेल बनती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं G2 में कंटेंट उसका 4 टाइम हुआ होगा ना, तभी तो उस 4 टाइम को इक्वली हम डिवाइड करके CC में कन्वर्ट करते हैं। जब उसमें 4C होगा तभी तो CC में कन्वर्ट करेंगे। इसका मतलब G2 में जो कंटेंट होगा वो 40 पिकोग्राम होगा। अगर G2 में 40 पिकोग्राम है, आप सोचिए अगर 40 पिकोग्राम है तो जाके ये 4 सेल में कन्वर्ट होगा, और जब 4 सेल में कन्वर्ट होगा तभी तो सबके पास 10 आएगा। अगर ये 20 आप रख दोगे, अगर यहाँ पे आप 20 कर देते हो, तब तो आपका क्या होगा, 5 और 5 होगा। और जबकि यहाँ पे आंसर, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सेल में तुम्हारे कितना बचना चाहिए, 10 पिकोग्राम होना चाहिए। 10 पिकोग्राम है, इसका मतलब कहीं ना कहीं G2 में हमारे क्या था, 40 पिकोग्राम था। तो कुछ नहीं, सिंपल सा कंसेप्ट है। G1 में कोई चेंज नहीं होता, 2C लेवल में रहता है। S में 2C से 4C होता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेज। और G2 में क्या होता है, 4C का 4C रहेगा। कोई नहीं, तो इसका मतलब हेप्लॉइड को आप C से रिप्रेजेंट कर लो। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मान लीजिए C की वैल्यू हमारे क्या दिया हुआ है, 10, तो यहाँ 2C होगा तो 20। मैं इसको भी बता दूं कि 20 पिकोग्राम G1 में होगा, तो 20 से 40 किस में हो जाएगा, S में, और रिमेन इन 40 किस में रहेगा, G2। तो इसका मतलब अगर सेल G2 के बाद जा रही है तो इसका मतलब G2 के बाद सेल के पास कितने पिकोग्राम होगा, 40 पिकोग्राम होगा। एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो बहुत आप अच्छे से पढ़ोगे तब उसको समझ पाओगे। अगर आपको एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से समझना है, या उसमें जैसे एनसीईआरटी में, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं कि क्यों स्पिंडल फाइबर पहले अटैच होता है, क्यों काइनेटोकोर पहले अटैच होते हैं, कौन है जो क्रोमोसोम को एक सेंटर पे, इक्वेटर पे लाते हैं, क्या रोल है, इन सब को अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे। जैसे कहते हैं कि सेल जो होती है, सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस। अगर आपको सेल डिवीजन को एक्चुअली में समझना है तो कौन सी फेजेज होती हैं, पीमेट, ऐसी बहुत सारी जो हिडन इंफॉर्मेशन है, अगर उन सबको आप जानना चाहते हो देन फॉलो माय चैनल दैट इज कॉल्ड लॉजिकल बॉटनी। आपको वहीं पे एक्चुअल में एनसीईआरटी का पता चलेगा कि किस तरह से उसको पढ़ना चाहिए, क्या उसमें हिडन है। और एक बार अगर उसको अच्छे से समझ लिए, उसको फॉलो कर लिए, इस चैनल को फॉलो कर लिए, तो एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कर पाएंगे आप। और फिर आप पे किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हम एक्चुअल में करते क्या है कि हम बहुत सुपरफिशियल पढ़ते हैं, और जो लोग ये बोलते हैं कि एनसीईआरटी में बहुत कुछ छुपा हुआ है, एक बार में आएगा नहीं, बस एक बार आप जैसे मैं करवाऊंगा अगर वैसे कर लेंगे तो आपका सब क्लियर हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर है वो क्या है, 40 पिकोग्राम है। आप समझ गए होंगे। G1 में जो कंटेंट है वो 2C रहेगा, S में 4C हो जाएगा तो 40 पिकोग्राम हो गया, और G2 में क्या रहेगा, रिमेन 4C तो 40। तो आंसर क्या होगा, 40 पिकोग्राम।